हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 के अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप अर्थशास्त्र के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी, इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए अभी तक, तो इन सैंपल पेपर्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले प्री बोर्ड एग्जाम में यही सैंपल पेपर दे देते हैं। तो इन सैंपल पेपर्स को आप जरूर तैयार कर लेना। सेट 1 की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, चैनल पर जाकर आप देख लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों के अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन को डिटेल में समझाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम सैंपल पेपर के सेट 2 को। और यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहूंगा, उन क्वेश्चन को यहाँ से आप नोट कर लेना, और जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस साल आपके सैंपल पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह पर ध्यान मत देना कि आपका कोई पैटर्न चेंज हुआ है। सेम आपका पिछले साल वाला पेपर का पैटर्न है, जो पिछले साल चेंजेस हुए थे बस आपके वही चेंजेस है इस बार भी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पिछले साल क्या क्या चेंजेस हुए थे। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर समझा दूंगा। और अगर आप प्रॉपर तरीके से पैटर्न को समझना चाहते हो, तो आप इसके सेट 1 वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12 वालों का 2026 का अर्थशास्त्र का सैंपल पेपर है, और ये होता है टोटल हमारा 80 नंबर का। 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है, और साथ में इस पेपर में यहाँ पर हमें 2 खंड दे रखे होते हैं, आ और बा, और यहाँ पर टोटल हमसे 28 क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2 खंडों में डिवाइड होता है। और अगर आप पहले इस पेपर का पैटर्न समझना चाहते हो, तो इन पॉइंटों में यहाँ पर हमें पैटर्न समझा रखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और आगे मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न भी बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ से हमारा इसका पहला खंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे पहले क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, और हमें यहाँ पर एक पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर एक अभिकथन भी दे रखा है और या एक कारण भी दे रखा है, और हमसे यहाँ पर बोला कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपके सैंपल पेपर के सोल्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं, तो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो मैं अभिकथन और कारण दे रखा है, तो इसके लिए हमारा पहला वाला पॉइंट सही हो जाएगा कि दोनों हमारे यहाँ पर सही है, और जो हमारे पास कारण है वो हमारे पास अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, और यहाँ से आप इनके आंसर को हाथों हाथ नोट करते भी रहना। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब क्या होता है, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मैं दे रखा है, प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए समान हो, तो ये ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मांग के नियम का सही मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है कि कीमत और मांग की विक्रम संबंध होता है, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ से आप इनको हाथों हाथ नोट कर लें। अब ये इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्न में कौन सा पूर्ति का निर्धारक है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में ये जो मैं यहाँ पर दे रखा है उत्पादन तकनीक, ये ऑप्शन हमारे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हमसे बोल रखा है फार्म 1 क्या होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके दूसरे वाले ऑप्शन में मैंने जो दे रखा है मूल्य लेने वाली होती है, तो ये ऑप्शन हमारे इसका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, ये होने वाले हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन, और ये होंगे हमारे 1 नंबर वाले। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर 1-1 नंबर के हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन हमारा निश्चित उत्तरीय में इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमसे तीसरा वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शायद आपके सेट 1 में भी दे रखा था। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, और ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी आ सकता है। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
6, 7, 8। अब इन चारों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक अर्थशास्त्र, और साथ में क्वेश्चन नंबर 6 सीमांत उत्पाद की परिभाषा लिखिए, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और रातों रात यहाँ से आप इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते रहे। इनके चांसेस है ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक ये होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस हमारे 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मांग के नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हमसे वास्तविक जीवन उदाहरण तैयार करने के लिए बोल रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये होने वाले हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछ रखा है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति का निर्धारण उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा की सहायता से कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके साइड 1 में भी दे रखा था। तो इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए। और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5-5 नंबर के हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे यहाँ पर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की परिभाषा पूछ रखी है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका सेट 1 में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप आंखें बंद करके 2026 के लिए तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में मिल जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और अथवा में यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रखा है पूर्ण प्रतियोगिता वाला, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से देख लेना। अब ये जो आपका पहला वाला सेक्शन था इसमें हमारे टोटल 14 क्वेश्चन थे। अब यहाँ से हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 28 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें भी हमें यहाँ पर 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इनकी मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें जो मैं यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है आर्थिक विकास का मूल्यांकन करना, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बैंक सर्जित धन का क्या अर्थ है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है ऋण प्रदान कर जमा का निर्णय करना, ये ऑप्शन हमारे साथ सही हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें, बहुविकल्पी के लिए भी और निश्चित उत्तरीय के लिए भी। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर किससे निर्धारित किया जाता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो मैं इसके सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है कुल मांग के आधार पर रोजगार का स्तर निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्तियां में यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर हमसे गुणांक का मान क्या होगा वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। एक न्यूमेरिकल टाइप में इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। कैसे आएगा वो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा, आप यहाँ से इसको नोट कर लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें अभिकथन भी दे रखा है और कारण भी दे रखा है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मैं दे रखा है कि हमारा ए क्या है सही है, लेकिन जो हमारे पास आर है वो क्या है हमारा गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 18 तक ये होने वाले हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर के हमारे ये क्वेश्चन है। तो इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय आय की गणना वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में संतुलित बजट वाला, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपके निश्चित उत्तरीय में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 22 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2 नंबर के हैं। तो इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है केंद्रीय बैंक वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में भुगतान संतुलन वाला, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 25 तक ये होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारे साथ 23वां क्वेश्चन, 24वां और 25वां और यहाँ पर आप देख ले सारे क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के हैं। तो इनमें से हमारे कौन से इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ पर नोट कर लेना। एक तो है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमसे यहाँ पर राष्ट्रीय आय के निर्धारण में शामिल 3 प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख करना है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है मुद्रा की आर्थिक आपूर्ति वाला, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 27 तक ये होने वाले हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और जो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 28 होगा वो होने वाला है आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जो कि आपका पिछले साल नया ऐड हुआ था, अब इस साल से ये आपका कंपलसरी हो चुका है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26 और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर आप देख लें कि लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है, और ये हमारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इन चारों क्वेश्चन में से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय आय की परिभाषा वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके बाद में कैन्स की प्रभावी मांग वाला, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन दोनों ही क्वेश्चन से रिलेटेड हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दे रखे थे, इसलिए आप इन दोनों ही क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। बढ़िया क्वेश्चन है और आ भी सकते हैं। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि हमारा है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ टाइप में दे रखा है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का ही होने वाला है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे 2-2 नंबर के पूछ रखे हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमसे 1 नंबर का पूछ रखा है, और इनके आंसर हमें इस पैराग्राफ से ही बताने हैं। पैराग्राफ यहाँ पर छोटा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, और ये जो पैराग्राफ होगा ये आपकी बुक में से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, तो सभी चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़ लेना, जिससे आपको सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये जो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे बहुत आसान होंगे, बस यहाँ पर आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, आराम से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को बता देंगे, और आराम से आपके यहाँ पर 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपके पिछले साल से ऐड हुए हैं, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आसानी आएंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चन, तो आप आराम से उनको कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2 दे रखा था, इसमें जो क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, और साथ में जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था, पैटर्न भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का अर्थशास्त्र के सैंपल पेपर का सेट 2, जो कि मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको सभी सेक्शन डिटेल में समझाए हैं, और आपकी समझ में आ गए होंगे, और यहाँ से आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट भी कर लिया होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी उत्तराखंड बोर्ड की नई अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।